पूरी दुनिया अब एक शमशान बन चुकी थी। 5 साल पहले जब वो 9 किलोमीटर बड़ा क्लार्क एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो उसने 75% आबादी को एक झटके में खत्म कर दिया। आज भी आसमान में लाखों पत्थर चक्कर काट रहे हैं जो कभी भी आग का गोला बनकर कहीं भी गिर जाते हैं। बाहर की हवा में इतना रेडिएशन और जहरीली धूल है कि कोई बिना मास्क के जिंदा नहीं रह सकते। बचे कुचे लोग अब बंकरों में चूहों की तरह रहने को मजबूर हैं, बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ कि कभी तो सब ठीक होगा। ऐसा ही एक बंकर अमेरिका के एक कोने में मौजूद है जहां कई परिवार अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आज कई हफ्तों बाद इस बंकर से एक आदमी बाहर निकला है ताकि बाहर की जगह का जायजा ले सके। उसने पूरा सूट और मास्क पहना हुआ है। उसने देखा कि अभी भी वहां मौजूद दरारों से लावा निकल रहा है। वो चलते हुए समुद्र किनारे पहुंचता है जहां उसे कुछ लाइफ बोट्स मिलती हैं। वो उनके पास जाकर बारीकी से चेक करता है और उसे तसल्ली होती है कि वे चालू हालत में थीं। पास ही किनारे पर एक पुराना जहाज भी आधा रेत में धसा हुआ खड़ा था। जॉन उसके पास जाता है और अंदर मलबे में घुसकर जरूरत का सामान और राशन ढूंढने लगता है। पता चलता है कि उसका नाम जॉन गैरिटी है, जो इन बंकर के बहादुर सर्वाइवर्स में से एक है। तभी जॉन के रेडियो पर मैसेज आता है, जॉन फौरन वापस आओ, एक बहुत बड़ा तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। जॉन अपनी जान बचाकर बंकर की तरफ भागता है और उसके पीछे पीछे वो आसमानी बिजलियां जमीन को फाड़ रही थी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद न्यूक्लियर डस्ट की वजह से 5 साल से हो रही है। जैसे तैसे जॉन बंकर के अंदर पहुंचता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर आते ही उसे मशीन से पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है ताकि रेडिएशन की धूल बंकर के बाकी लोगों तक ना पहुंच जाए। जॉन सुरक्षित तो था, लेकिन बाहर का माहौल चीख चीख कर कह रहा था कि अब इस बंकर में ज्यादा दिन रहना भी मुमकिन नहीं लग रहा। बंकर के अंदर एक गुप्त कमरे में अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कमरे का माहौल तनावपूर्ण है। वे बड़ी स्क्रीन पर ग्लोबल मैप देख रहे हैं जहां पूरी दुनिया लाल निशान से भरी पड़ी है। अधिकारी आपस में चर्चा करते हैं कि तटीय इलाकों की हवा में थोड़ा सुधार तो हुआ है, पर वो अभी भी इतनी जानलेवा है कि बाहर जाना मतलब सीधे मौत को गले लगाना है। वे दुनिया के बाकी हिस्सों की बात करते हैं। कनाडा और अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जहां की हवा कुछ ही मिनटों में इंसान के फेफड़ों को जलाकर उसे मार सकती है। तभी मीटिंग में पश्चिमी यूरोप का जिक्र होता है, जहां से कुछ अच्छी खबरें आई हैं कि वहां की हवा बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन उनके हेड एडम ने कहा, धीरे धीरे मरना भी आखिर मरना ही है, मतलब यहाँ से हजारों मील दूर यूरोप जाने का कोई फायदा नहीं। तभी डॉक्टर अमीना आगे आती हैं और अपनी एक चौंकाने वाली थ्योरी पेश करती हैं। वे मैप पर फ्रांस के एक इलाके की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, फ्रांस में जहां एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट हुआ था, उस क्रेटर की गहराई और उसका विशाल आकार एक नेचुरल रेडियो एक्टिव बैरियर की तरह काम कर रहा है। ये बैरियर जहरीली हवा को उस खास इलाके में घुसने से रोक रहा है। मुमकिन है कि वहां बारिश का साफ पानी हो, ताजा हवा हो और इन 5 सालों में वहां हरियाली भी वापस आ चुकी हो। वो धरती पर रहने लायक इकलौती सुरक्षित जगह हो सकती है। उसकी ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वहां मौजूद बाकी अधिकारी इस पर यकीन नहीं करते। वे इसे महज एक कल्पना मानते हैं। साथ ही वे एक और कड़वा सच सामने रखते हैं कि यूरोप इस वक्त गृह युद्ध और दंगों की आग में जल रहा है। वहां के हालात इतने खराब हैं कि वहां सुरक्षित पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जॉन और अधिकारी बंकर के बिगड़ते हालातों पर बात करते हैं। जॉन कहता है कि यहाँ हर कोई खुश दिखने का नाटक कर रहा है, पर असल में सब डरे हुए हैं। अधिकारी उसकी बात से सहमत होते हुए कड़वा सच बोलता है, जॉन यहाँ कोई खुश नहीं है, सब सदमे में हैं। जिस दिन संसाधन खत्म हुए ये लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक जोरदार भूकंप का झटका महसूस होता है जिससे पूरा बंकर हिल जाता है। मीटिंग में मौजूद लोग बस इसी उम्मीद में हैं कि शायद कुछ साल और ऐसे ही कट जाएं और बाहर के हालात थोड़े सुधर जाएं। इसी बीच उन्हें एक मैसेज मिलता है कि बाहर कुछ सर्वाइवर्स की टोली बंकर की तरफ आ रही है और शरण चाहती है। एडम उन्हें अंदर लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि बंकर में अब और लोगों के लिए खाना नहीं बचा है। लेकिन यहाँ एलिसन नाम की अधिकारी इस फैसले को एक तरफा मानने से इनकार कर देती है और हर बार की तरह वोटिंग की मांग करती है। ज्यादातर अधिकारी एलिसन के पक्ष में वोट देते हैं कि उन सर्वाइवर्स को अंदर आने दिया जाए। बंकर के एक छोटे से हिस्से में बच्चों के लिए एक क्लास चल रही थी जहां उन्हें तारों और एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वहीं हमारी मुलाकात नेथन से होती है, एक मासूम लड़का जिसकी आंखों में बाहर की दुनिया देखने की तड़प है, पर वो इसी बंकर की चारदीवारी में बड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ जॉन बंकर के जरूरी कामों में जुटा है।
वो जमीन के गहरे पाइपों से पानी का जुगाड़ कर रहा है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिलता रहे। शाम को जब सभी परिवार खाने की मेज पर बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि जॉन, एलिसन और नेथन एक अटूट बंधन में बंधे हैं। बातों बातों में पता चलता है कि नेथन कुछ मिनटों के लिए बिना बताए बंकर के ऊपरी गेट तक चला गया था। यह सुनते ही जॉन गुस्से में लाल हो जाता है और उसे बुरी तरह डांटता है। वो उसे समझाता है, बाहर हवा नहीं, जहर है नेथन, वो तुम्हें धीरे धीरे तड़पा कर मार डालेगा। एलिसन बीच बचाव करती है और जॉन को शांत कराते हुए मजाक में कहती है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आखिर तुम भी तो हफ्तों से बाहर ही चक्कर काट रहे हो। बाहर से ट्रकों में भरकर जो कुछ सर्वाइवर्स बंकर की ओर आ रहे थे, बंकर के सभी अधिकारी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। सबकी दुआ यही थी कि वे बिना किसी आपदा के सुरक्षित अंदर पहुंच जाएं। लेकिन तभी कुदरत ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। एक जोरदार भूकंप का झटका आया जिसने पूरे बंकर की नींव हिला दी। जो लोग दूसरों को बचाने की बात कर रहे थे, अब उन्हें खुद बचाने वाला कोई नहीं था। बंकर की दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगीं और लोहे के मोटे बीम कागज की तरह मुड़ने लगे। सबको समझ आ गया कि ये बंकर अब उनका घर नहीं बल्कि उनकी कब्र बनने वाला है। जॉन, एलिसन और नेथन ने बिना एक पल गवाए उस गिरते हुए मलबे के बीच से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। सभी लोग टूटते बंकर से बाहर निकलने लगे। बाहर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। धरती किसी चादर की तरह हिल रही थी, जमीन फट चुकी थी और दरारों से गर्म पानी के फव्वारे फूट रहे थे। धूल का ऐसा गुबार उठा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। हवा में जहर था और रेडिएशन का खतरा चरम पर। तभी समुद्र किनारे भगदड़ मच गई। लोग उन लाइफ बोट्स की ओर भागे जिन्हें जॉन ने पहले देखा था। इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी ने जॉन के चेहरे से उसका मास्क तक छीन लिया। हर कोई बस खुद को बचाना चाहता था। चीख पुकार और धक्केबाजी के बीच जॉन जैसे तैसे एलिसन और नेथन को लेकर एक लाइफ बोट के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा। नाव पूरी तरह भर चुकी थी, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। जबकि बाहर खड़े लोगों की मौत निश्चित लग रही थी, क्योंकि भूकंप ने समुद्र के अंदर एक प्रलयंकारी सुनामी को जन्म दे दिया। पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें तट की ओर बढ़ीं। किनारे पर मौजूद सभी लोग तिनकों की तरह बह गए। देखते ही देखते अमेरिका की वो जमीन भी पूरी तरह समुद्र में समा गई। जबकि लाइफ बोट से जॉन और बाकी साथी उस तबाही को देख रहे थे, वे इन लहरों से बच तो गए थे, लेकिन अब उनका कोई घर नहीं बचा था। वे लाइफ बोट लेकर खुले समंदर की अनंत लहरों पर निकल पड़े। कुछ घंटों की भारी उथल पुथल के बाद आखिरकार भूकंप और तूफान शांत हुआ। नाव के अंदर बैठे चंद बचे हुए लोग अब भविष्य की चिंता करने लगे। सबको पता था कि वे इस छोटी सी नाव में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। उन्हें कहीं न कहीं जमीन पर उतरना ही होगा। खबरें डराने वाली थीं। आसपास के कई द्वीप, यहां तक कि आइसलैंड भी पूरी तरह पानी में डूब चुका था। काफी चर्चा के बाद जॉन और बाकी साथियों ने फैसला किया कि वे इंग्लैंड की तरफ अपनी नाव मोड़ेंगे। वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लग सकता था और गनीमत यह थी कि उनके पास ठीक 1 हफ्ते का राशन बचा था। समंदर का वो सफर बेहद खामोश और डरावना था। चलते चलते पहली रात बीती और फिर अगला दिन आया। अचानक नाव के पुराने इंजन ने जवाब दे दिया। जॉन और नाव के ऑपरेटर ने अपनी पूरी जान लगा दी और जैसे तैसे उस बिगड़े हुए इंजन को फिर से चालू किया। अगली रात जब नाव लहरों को चीर रही थी, तब छोटा नेथन खिड़की से आसमान की ओर देखता है। प्रदूषण और इंसानी लाइटों के खत्म होने की वजह से अब आसमान बिल्कुल साफ था। ऊपर हजारों तारे और दूर तक फैली गैलेक्सीज नजर आ रही थी। वो मंजर जितना खूबसूरत था, उतना ही अकेला कर देने वाला भी। सफर के आखिरी पड़ाव पर किस्मत ने फिर धोखा दिया। अचानक इंजन फिर बंद हो गया और इस बार पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उनके पास न ईंधन था और न ही खाना। वे यूके के नजदीक तो थे, पर अब सब कुछ समंदर की लहरों के भरोसे था। पूरा एक दिन वे बिना खाने और बिना किसी उम्मीद के भूख से तड़पते हुए पानी पर तैरते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी भूख से यही मर जाएंगे। तभी अचानक उनकी नाव किसी सख्त चीज से टकराई। सब घबराकर बाहर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सामने जमीन ऊंची इमारतें थीं। उन्हें समझ आया कि वे इंग्लैंड के लिवरपूल शहर पहुंच चुके थे। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांका तो मंजर देखकर दंग रह गए। उनकी नाव असल में एक बिल्डिंग की छत से टकराई थी। दरअसल पूरा लिवरपूल शहर तकरीबन समंदर के नीचे डूब चुका था। बस कुछ ऊंची इमारतों के ऊपरी हिस्से पानी से बाहर थे। वे सभी धीरे धीरे अपनी लाइफ बोट को शहर के अंदर ले जाते
जाते हैं और जमीन तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त सबसे पहले उनके सामने सबसे बड़ा काम था, जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना है। लिवरपूल की उन वीरान गलियों में कदम रखते ही जॉन और उसके साथियों की नजर वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि वे लोग बिना किसी खास सुरक्षा के उस रेडिएशन भरी हवा में खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। ये उनकी कोई पसंद नहीं, बल्कि जीने की आखिरी मजबूरी थी। वहां एक सरकारी इमारत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। गार्ड सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने दे रहे थे जिनके पास स्पेशल कार्ड था। जॉन और उसका परिवार जैसे तैसे उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। एलिसन ने अपना कार्ड दिखाया और उसे अंदर जाने की मंजूरी मिल गई, लेकिन उनके साथ आए अधिकारी एडम के पास कार्ड नहीं था। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मेरा रिकॉर्ड चेक करो, मैं अपना कार्ड भूल गया हूँ। लेकिन बिगड़ते हालात और भीड़ के दबाव को देखकर गार्ड्स ने बिना सोचे समझे गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वे सभी ये देखकर चौंक गए। तभी एक तेज सायरन गूंज उठा। आसमान का रंग फिर से बदलने लगा था। एक और भयंकर बिजली वाला तूफान लिवरपूल की ओर बढ़ रहा था। गार्ड्स फौरन खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले गए, और जबकि बाहर मौजूद बेगुनाह लोगों को अब अपनी जान बचाने के लिए कहीं और भागना था। जॉन ने फौरन एक गाड़ी सवार शख्स से मदद मांगी। तब उसने मदद के बदले जॉन से उसकी कीमती घड़ी ले ली और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसने तेजी से गाड़ी भगाकर उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर ले गया, जिससे सबकी जान बच गई। डॉक्टर अमीना एडम की मौत से पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। एलिसन ने उन्हें सहारा दिया और संभाला। वहीं गाड़ी चालक ने उन्हें कड़वी हकीकत बताते हुए कहा, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ लोग खुद को बचाने के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, और अगर तुम आपसी जंग से बच भी गए तो ये रेडिएशन धीरे धीरे तुम्हें मार डालेगी। यहाँ डॉक्टर अमीना ने नेथन से बात करते हुए उसे दिलासा दिया और पूछा कि जब डायनासोर के समय एस्टेरॉयड गिरा था तब क्या हुआ था। नेथन ने मासूमियत से जवाब दिया, एक नया जीवन शुरू हुआ था। अमीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, वक्त हर चीज ठीक कर देता है। उसने उस क्रेटर का जिक्र किया कि कैसे वह विशाल गड्ढा एक नेचुरल बैरियर बन गया होगा और वहां की दुनिया शायद अब जीने लायक और हरी भरी हो। जॉन, एलिसन, डॉक्टर अमीना और बाकी सभी लोग लंदन शहर की सीमा में घुसने से पहले एक सुरक्षित जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। इसी बीच जॉन उस शख्स से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम हॉबी बताता है और कहता है कि वो मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। हॉबी एक उदास मुस्कान के साथ कहता है कि बचपन से उसका सपना था इंग्लैंड में आकर बसने का, पर किस्मत देखो, जब सपना पूरा हुआ तो ये देश नरक बन चुका था। जॉन उसे फ्रांस के उस क्लार्क क्रेटर के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वाकई लोग वहां जा रहे हैं। हॉबी कहता है, हाँ, कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर फ्रांस अब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। वहां के हालात यहां से भी बदतर है, और जहां तक उस क्रेटर में हरियाली और साफ पानी की बात है, मुझे तो ये सब कोरी बकवास लगती है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आहट और गूंज सुनाई देती है। जॉन को लगा कि शायद कोई तूफान आ रहा है, पर यह कुछ और ही था, बेहद भयानक और विनाशकारी। ऊपर सैकड़ों छोटे उल्कापिंड हवा को चीरते हुए वहां आग के गोलों की तरह सीधे उनकी ओर गिर रहे थे। जॉन चिल्लाया, सब किसी मजबूत पेड़ को पकड़ लो और जमीन से चिपक जाओ। पूरा इलाका धमाकों से दहल उठा। वे आग के गोले जमीन पर गिरते ही किसी बम की तरह फट रहे थे। धूल, पत्थर और आग का बवंडर उठ खड़ा हुआ। हॉबी को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी थी। वो उसे बचाने और उसमें छिपने के लिए पागलों की तरह गाड़ी की ओर भागा, लेकिन बदकिस्मती से एक बड़ा उल्कापिंड सीधे उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा और हॉबी की वहीं दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद जब धमाके थमे और धूल शांत हुई, चारों तरफ तबाही थी। जॉन और बाकी सभी ने उस जली हुई गाड़ी के मलबे से अपना जरूरी सामान निकल लिया और इसके बाद पैदल ही लंदन शहर की ओर बढ़ गए। लंदन की उन वीरान गलियों से गुजरते हुए वे एलिसन की मां के घर पहुंचते हैं। अपनी बेटी के परिवार को जिंदा देखकर उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एलिसन की मां ने अपने घर को एक छोटे से अस्पताल में बदल दिया था, जहां वह रेडिएशन से बीमार पड़े कुछ लाचार लोगों की देखभाल कर रही थी। उन्होंने घर में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा रखा था, जो बंकर जितना मजबूत तो नहीं था, पर जहरीली हवा को काफी हद तक साफ कर देता था। मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और कुछ पल के लिए ही सही खुशियां मनाता है। जॉन अपनी सास से पूछता है कि क्या उन्होंने फ्रांस के उस क्रेटर के बारे में कुछ सुना है। उसने बताया, हाँ जॉन, मैंने भी अफवाहें सुनी हैं कि वहां साफ पानी और ताजा हवा है। डॉक्टर अमीना को यह बात सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि उनके
वैज्ञानिक तर्क भी यही कह रहे थे। रात के सन्नाटे में एलिसन को बाथरूम से जॉन के खांसने की आवाज आती है। जब वो पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जॉन खून की उल्टियां कर रहा था। पहले तो जॉन ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन एलिसन के जोर देने पर उसने वो कड़वा सच बता दिया जिसे वो अब तक दबाए बैठा था। सच ये कि उसके पास अब शायद सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। एलिसन सदमे में चिल्लाई, तुम ये क्या कह रहे हो जॉन? जॉन ने बताया कि हफ्तों तक बिना पूरी सुरक्षा के बाहर घूमने और रेडिएशन के सीधे संपर्क में आने की वजह से उसका शरीर अंदर से गल चुका है। उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें सच कहने की हिम्मत नहीं थी। एलिसन टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे और जॉन के साथ वो आखिरी दिन यहीं गुजरेगी। लेकिन जॉन ने मना कर दिया। उसने एलिसन का हाथ थामकर कहा, नहीं एलिसन, हमें उस फ्रांस क्रेटर तक जाना ही होगा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम नेथन और तुम्हारे लिए। वहां एक नई और अच्छी जिंदगी की उम्मीद है। मैं अपने बेटे को इस जहरीले नर्क में मरते हुए नहीं छोड़ सकता। बिना एक पल की देरी किए वे शाम को ही फ्रांस के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। एलिसन की मां ने जॉन को अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल दी और भारी मन से उन्हें गाड़ी में विदा किया। सफर जारी था और रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली आई और सीधे डॉक्टर अमीना को जा लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जॉन ने तुरंत गाड़ी रोकी। अंधेरे में घात लगाकर खड़े लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया था। जॉन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और लुटेरों को ढेर कर दिया, जबकि आखिरी लुटेरे को एलिसन ने खत्म किया। अगली सुबह जॉन, एलिसन और नेथन ने बड़े दुख के साथ अमीना को दफना दिया और इसके बाद जॉन ने उसके लिए दुआ मांगी। ये देख नेथन ने पूछा, हम उनके लिए दुआ क्यों मांग रहे हैं जो पहले ही जा चुके हैं? खासकर तब जब कोई मरने के बाद की दुनिया पर यकीन ही ना करता हो। क्या तब भी दुआ मांगनी चाहिए? जॉन ने उसे कहा, हाँ तब भी। दुआ इसलिए नहीं मांगते कि मरने वाले को इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए मांगते हैं ताकि हम उन्हें बता सके कि हम उन्हें याद रखेंगे। ये हमारी तरफ से उन्हें दिया गया आखिरी सम्मान है। वे फिर से सफर पर निकले और इंग्लैंड की सरहद को पार कर गए। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे जहां इंग्लिश चैनल समुद्र होना चाहिए था तो उनके होश उड़ गए। वहां पानी का नामो निशान नहीं था। एस्ट्रॉइड के प्रभाव और सुनामी के कारण यहां का सारा पानी सोख लिया गया था या कहीं और तबाही मचाने चला गया था। खैर, अच्छी खबर ये कि अब उनको किसी बोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे गाड़ी से ही जाने लगते हैं। चारों ओर मीलों तक सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन और जहाजों के मलबे पड़े थे। जैसे जैसे वे फ्रांस के नजदीक पहुंचे उन्हें लोगों की एक भारी भीड़ दिखी। वे सभी फ्रांस जाने की कोशिश में वहां रुके हुए थे। वहां पहुंचकर पता चला कि भूकंप की वजह से जमीन फट चुकी थी और सामने एक बेहद चौड़ी और खौफनाक खाई बन गई है। अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी और खाई को पार करने के लिए रस्सियों का एक कच्चा पुल और लंबी सीढ़ियां बनाई गई थीं। नीचे हजारों फीट गहरी मौत थी और तेज हवाएं चल रही थीं। छोटा नेथन डर से कांपने लगा, पर जॉन ने उसका हाथ थामकर कहा, डरना नहीं नेथन, बस सामने देखो, हमें अपने नए घर पहुंचना है। वे एक एक कदम फूंक फूंक कर उस रस्सी के पुल पर आगे बढ़ने लगे। जरा सी चूक और नीचे मौत इंतजार कर रही थी और ऊपर से तेज हवाएं भी दिक्कतें पैदा कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे पार कर लिया। अभी उन्हें एक और बाधा करी थी। 2 चट्टानों के बीच सिर्फ एक लोहे की सीढ़ी लेटी हुई थी जिसके ऊपर घुटनों के बल रेंग कर दूसरी तरफ जाना था। एलिसन सबसे आगे थी, उसके बाद नेथन और जॉन पीछे। वे आधे रास्ते में ही थे कि तभी किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। एक तेज भूकंप का झटका आया और पूरी खाई थरथराने लगी। मंजर भयानक था। लोग संतुलन खोकर चीखते हुए खाई में गिरने लगे। नेथन के ठीक पीछे वाली सीढ़ी चटक कर नीचे गिर गई, जबकि उनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। बिना हार माने वे आखिरकार उसको कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद वहां सब कुछ नीचे गिर गया और बाकी लोग अब नहीं आ सकते। धूल और पसीने से लथपथ तीनों ने राहत की सांस ली। वे आखिरकार फ्रांस की सीमा में दाखिल हो चुके थे। जॉन और उसका परिवार कुछ दूर और चले ही थे कि उन्हें एक विशाल कैरेटर दिखाई दिया। उसे देखते ही वे सहम गए। वहां न घास थी न पानी, बस चारों ओर राख और तबाही थी। लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आपस में बात की कि शायद ये कोई छोटा एस्ट्रॉइड होगा जहां वह इकोसिस्टम नहीं बन पाया जो रेडिएशन से बचा सके। उन्हें उम्मीद थी कि जो मुख्य बड़ा क्रेटर है वहां हालात अलग होंगे। तभी एक आदमी बंदूक ताने उनके सामने आ गया। वो डरा हुआ था, पर जब जॉन ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे सिर्फ एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं, तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसका नाम डेनिस था।
उसे समझ आ गया कि ये परिवार कोई खतरा नहीं है। डेनिस के पास एक गाड़ी थी और वो उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया, जो कभी एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी। डेनिस ने वहां सोलर पावर और गाड़ी की बैटरी से एयर प्यूरिफायर का इंतजाम कर रखा था। वहां वो उनको की अपने परिवार से मिलवाता है, उसकी बेटी कैमिल और उसकी पत्नी। डेनिस ने भारी मन से बताया कि उसकी पत्नी रेडिएशन का शिकार हो चुकी है और अब वो बोल भी नहीं सकती। रात को खाना खाते वक्त वे उस मुख्य क्रिएटर के बारे में बात करने लगे। डेनिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो इसे महज अफवाह नहीं बल्कि हकीकत मानता है। उसने बताया कि वहां एक नई दुनिया बस चुकी है जहां भरपूर संसाधन है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता एक युद्ध के मैदान से होकर गुजरता है। दरअसल जब वो विशाल क्लार्क एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण जमीन के अंदर मौजूद मिनरल्स बदलकर रायर अर्थ एलिमेंट्स और नए सुपर कंडक्टर्स में तब्दील हो गए। वहां पीने का पानी, साफ हवा, हरियाली सब कुछ है। यही वजह है कि फ्रांस की सेना पूर्वी देशों की सेनाओं से उस जगह को बचाने में लगे हैं। नेथन और कैमिल के बीच एक मासूम सी दोस्ती पनपने लगती है। नेथन उसे अपनी पुरानी फटे हुए चादर पर बने तारों के समूह और कॉन्स्टिलेशंस दिखाकर वे सब बातें बताता है जो उसने बंकर की क्लास में सीखी थी। कैमिल जो सालों से इस अंधेरी फैक्ट्री में कैद थी, नेथन की बातों में एक नई दुनिया के सपने देखने लगती है। रात के सन्नाटे में जब जॉन सो रहा होता है, एलिसन उसकी देखभाल के लिए पास ही बैठी रहती है। जब जॉन की नींद खुलती है तो वो एलिसन का हाथ थाम कर कहता है, मैं अपने आखिरी दम तक तुम्हें और नेथन को उस सुरक्षित जगह पहुंचा कर रहूंगा। मैं तुम लोगों को इस जहरीली हवा में घुटते हुए नहीं देख सकता। जॉन का संकल्प अब पत्थर की लकीर बन चुका था। अगली सुबह डेनिस जॉन को उस मुख्य क्रेटर के बारे में सारी जानकारी देता है। वो बताता है कि वेस्टर्न अलायंस की सेनाओं ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। वो क्रेटर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो एस्टेरॉयड के प्रभाव से ही बने थे। वो इलाका एक वॉर जोन है, पर डेनिस एक ऐसा गुप्त रास्ता बताता है जहां खतरा थोड़ा कम है। वो जॉन को एक पुरानी तस्वीर देता है और कहता है, वहां तैनात टुकड़ी का हेड मेरा पुराना दोस्त है। ये फोटो देखते ही वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तभी डेनिस एक बहुत भारी और कड़वी बात कहता है। वो अपनी बेटी कैमिल को जॉन के साथ भेजने का फैसला करता है। वो कहता है, मैं अपनी बेटी को यहां धीरे धीरे मरते हुए नहीं देख सकता। रेडिएशन उसे खत्म कर देगी। मुझे तुम पर भरोसा है जॉन। दरअसल डेनिस खुद नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी थी। यह फैसला बहुत मुश्किल था क्योंकि शायद वे एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे थे। कैमिल रोते हुए अपनी बीमार मां और पिता से आखिरी बार गले मिलती है। यह हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाला पल था, पर एक पिता अपनी औलाद को जिंदगी देने के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार था। डेनिस उन्हें अपनी गाड़ी देता है और चारों वहां से रवाना हो जाते हैं। नक्शे के हिसाब से काफी दूरी तय करने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। जॉन जानता था कि आगे सिर्फ मौत और जंग है, इसलिए वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वे चारों मिलकर हंसी मजाक करते हैं, पुरानी दुनिया की अच्छी बातें याद करते हैं। ये शायद उनके जीवन की आखिरी सुकून भरी और खुशहाल शाम थी। तभी सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई। जब वे सभी उनको ये बैठे देखते हैं तो एक फौजी उन पर चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूरा इलाका वॉर जोन है, यहाँ आम नागरिकों का आना सख्त मना है। लेकिन तभी कैमिल ने हिम्मत दिखाई और अपने पिता के दोस्त कर्नल का नाम लिया। जॉन ने भी उस फौजी से गुजारिश की, हम यहाँ सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि एक उम्मीद की तलाश में आए हैं। हम उस क्रेटर तक पहुंचना चाहते हैं। जब जॉन उससे काफी देर मदद मांगता है तो उस फौजी का दिल पसीज गया। उसने जोखिम उठाते हुए उन्हें चुपके से उस युद्ध के मैदान के बीच से ले जाने का फैसला किया। चारों ओर तबाही का मंजर था। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, बमों के धमाके हो रहे थे और हर तरफ खून खराबा था। उस क्रेटर के संसाधनों के लिए इंसानियत को भुलाकर जंग लड़ी जा रही थी। फौजी उन्हें सुरक्षित तरीके से एक मोड़ तक ले आया और आगे का रास्ता दिखाते हुए कहा, यहाँ से सीधे जाओ, आगे तुम्हें कर्नल का कैंप मिलेगा, वहीं से तुम्हें सही मदद मिल सकती है। वे लोग कुछ दूर और चले, तभी उन्हें सामने एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। कैमिल ने हैरान होकर कहा, यहाँ पहले कभी कोई पहाड़ नहीं था। जॉन समझ गया कि एस्ट्रॉयड के उस भीषण टकराव की वजह से जमीन ऊपर उठ गई थी और ये नया पहाड़ बना था। इसका मतलब था कि क्रेटर अब बस कुछ ही दूरी पर है। वहां नीचे ही मुख्य मिलिट्री कैंप मौजूद था। वे सभी वहां गए और जॉन ने एक ऑफिसर को डेनिस की दी हुई वो फोटो दिखाई और कर्नल के बारे में पूछा, लेकिन ऑफिसर रूखेपन और गुस्से में उनको कर्नल की लाश दिखाता है और कहता है, वो अब मर चुका है, तुम लोग यहां से अभी के अभी चले जाओ, हम कोई मदद नहीं कर सकते। जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। इतनी दूर आने के बाद, अपनों को खोने के बाद और खुद मौत के करीब होने के बावजूद उसने ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश की, प्लीज मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बच्चे के लिए, इस बच्ची के लिए हमें बस वहां पहुंचा दीजिए। जॉन की बेबसी और उसकी अटूट हिम्मत देख ऑफिसर का मन बदल गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आखिरी, बस अभी कुछ ही देर में क्रेटर की ओर रवाना होने वाली है, तुम लोग जल्दी उसमें सवार हो जाओ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत और दुआएं कबूल हो गई हैं। वे चारों तुरंत बस में सवार हो जाते हैं। बस फौजी सुरक्षा के बीच उस रहस्यमयी क्रेटर की ओर बढ़ने लगती है। वहां बस में मौजूद सभी लोगों में चुप्पी लेकिन अजीब सी आस थी कि वहां जीवन होगा। लेकिन मंजिल जितनी करीब थी, मौत का खतरा उतना ही बड़ा होता जा रहा था। अचानक दुश्मन सेना के कुछ लड़ाकों ने बस को घेर लिया। उन्होंने बस रुकवाकर एक एक करके सुरक्षा अधिकारियों और बस ड्राइवर को बेरहमी से मार डाला। उनका मकसद साफ था, वे नहीं चाहते थे कि कोई भी आम नागरिक उस क्रेटर तक पहुंचे जिस पर वे कब्जा चाहते हैं। उन्होंने एक एक करके सभी सवारियों को बस से बाहर निकालना शुरू किया और जॉन के परिवार को भी बाहर निकल दिया गया। लेकिन अंदर जॉन ने हार मानने के बजाय मौत से टकराने का फैसला किया। उसने बिजली की तेजी से फौजी पर हमला कर दिया। जॉन की यह हिम्मत देख बस के बाकी लोगों में भी जान आ गई और सब ने मिलकर उन हमलावरों को ढेर कर दिया। लेकिन तभी बस के अंदर से गोलियों की आवाज आई। राहत की बात यह कि जॉन जिंदा था, लेकिन उसके सीने से खून की धार बह रही थी। उसे गोली लग चुकी थी। जॉन ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, एलिसन रुकना मत, बस अब कुछ ही दूरी बाकी है। एलिसन ने खुद स्टीयरिंग संभाला और बस को तेज रफ्तार से क्रेटर की ढलान की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही बस क्रेटर की सीमा के अंदर दाखिल हुई, उनके दिल बैठे जा रहे थे कि वो तबाही है या नया जीवन। जब उन्होंने देखा तो पाया कि सामने एक जादुई दुनिया थी। वाकई में उस विशाल गड्ढे की गहराई ने एक कुदरती सुरक्षा कवच बना लिया था। वहां की हवा साफ पानी की नदियां बह रही थीं और चारों तरफ हरियाली की मखमली चादर बिछी थी। अब जॉन खुशी के साथ आखिरी सांस ले सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसने जो वादा किया था उसे मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी पूरा कर दिखाया। वो धीरे से एलिसन का हाथ थामता है, मरने से पहले आखिरी सांस लेता है। जॉन की मौत के बाद नेथन, जो कभी मरने के बाद की दुनिया और दुआओं पर यकीन नहीं करता था, वो धीमी आवाज में वही दुआ की बातें दोहराता है जो जॉन ने उसे डॉक्टर अमीना की मौत पर सिखाई थी। उसे भी समझ आ गया कि दुआ मांगना अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमें उस इंसान से जोड़कर रखता है जिसने हमें जीना सिखाया। सूरज की पहली किरण उस हरे भरे क्रेटर पर पड़ती है, जो इस बात का प्रतीक है कि इंसानियत चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अपनों का साथ उम्मीद की एक नई दुनिया बना ही लेता है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। हम अलग अलग तरह की शानदार फिल्में आपके लिए लाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।